14वीं सदी में मराकशी आवारा इब्न बतूता ने तकरीबन 30 साल अफ्रीका, मशरिक वस्ता, हिंदुस्तान और जुनूब मशरकी एशिया में तकरीबन 75,000 मील का सफ़र करते हुए गुजारे। तारीख का सबसे मशहूर सयाह का लक़ब आम तौर पर मार्को पोलो के नाम जाता है, जो वीनस के अजीम मुसाफिर थे। 13वीं सदी में चीन का दौरा किया। ताहम मुकम्मल फासला तय करने के लिए पोलो मुस्लिम स्कॉलर इब्न बतूता से बहुत पीछे है। अगरचे इस्लामी दुनिया से बाहर बहुत कम जाना जाता है, बतूता ने अपनी निस्फ जिंदगी मशरकी निस्फ कुरा के वसी व अरीज हिस्सों में उड़ाते हुए गुजारी। बतूता के अगले चंद साल सफर के तूफान थे। उसने एक काफिले में शमूलियत इख्तियार की और फारिस और इराक का दौरा किया और बाद में शुमाल की तरफ जो अब आज़रबाईजान है। मक्का में क़याम के बाद उसने पूरे यमन का सफर किया और हार्न ऑफ अफ्रीका तक समुद्री सफर किया। वहां से उसने खत इस्तिवा के नीचे डूबने और कीनिया और तंजानिया के साहिलों को तलाश करने से पहले सोमाली शहर मोगादिशु का दौरा किया। अफ्रीका छोड़ने के बाद बटविटा ने हिंदुस्तान का सफर करने का मंसूबा बनाया, जहां वो एक कादी या इस्लामी जज के तौर पर एक मुनाफा बख्श ओहदा हासिल करने की उम्मीद रखते थे। उसने मशरिक में घूमने वाले रास्ते का पीछा किया, तुर्की जाने से पहले मिस्र और शाम से गुजरा। जैसा कि इसने हमेशा मुसलमानों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में किया, उसने मकामी लोगों से मेहमान नवाजी हासिल करने के लिए एक इस्लामी स्कॉलर के तौर पर अपनी हैसियत पर इन्हिसार किया। इसके सफ़र के कई मकामात पर इस पर उम्दा लिबास, घोड़े, हता के लौंडियों और गुलामों के तोहफे भी पेश किए गए। तुर्की से बतूता ने बहेरा असवद को उबूर किया और एक गोल्डन हॉर्ड खान के इलाके में दाखिल हुआ, जिसे अज़बिग कहा जाता है। अज़बिग के दरबार में उसका इस्तकबाल किया गया और बाद में खान की बीवियों में से एक के साथ कुस्तुनतुनिया गया। बतूता बाज़ंतैन शहर में एक माह तक रहा, हागिया सोफिया का दौरा किया और यहाँ तक के शहंशाह के साथ मुख्तसर सामीन का इस्तकबाल किया। किसी बड़े गैर मुस्लिम शहर में जाने के बाद वो उसकी दीवारों के अंदर मौजूद ईसाई गिरजाघरों के तकरीबन बेशुमार मजमुआ से दंग रह गया। बतूता ने अफगानिस्तान और हिंदू कुश के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले यूरेशियन मैदान के मशरिक का सफर किया। 1334 में दिल्ली शहर पहुंचकर उसने एक ताकतवर इस्लामी सुल्तान मोहम्मद तुगलक के मातहत जज की मुलाजमत हासिल की। बटविटा ने कई साल मेहनती मुलाजमत में गुजारे और यहाँ तक के शादीशुदा और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आखिरकार वो मेहरबान सुल्तान से होशियार हो गया, जो अपने दुश्मनों को माजूर करने और मारने के लिए जाना जाता था। कभी कभार उनको हाथियों पर फेंककर उनके दांतों से जड़ी तलवारों से फरार होने का एक मौका बिलाखिर 1341 में सामने आया, जब सुल्तान ने बतूता को चीन के मंगोल दरबार में अपना एलची मुंतखब किया। अभी भी मुहिम जोई के प्यासे मराकशी एक बड़े काफिले के सर पर तहाइफ और गुलामों से भरे हुए थे। ओरियंट का सफर बटविटा की ओडेसी का सबसे दर्दनाक बाब साबित होगा। हिंदू बागियों ने हिंदुस्तानी साहिल के सफर के दौरान उसके ग्रुप को हरासा किया और बटविटा को बाद में अगवा कर लिया गया और उसकी पतलून के अलावा हर चीज छीन ली गई। वो कालीकट की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन एक समुद्री सफर के मौका पर इसके बहरी जहाज एक तूफान में समंदर में उड़ा और डूब गए, जिससे इसकी पार्टी के बहुत से लोग मारे गए। आफात के सिलसिले ने बटविटा को फंसे हुए और रुस्वा कर दिया। वो दिल्ली वापस आने और सुल्तान का सामना करने से बेजार था। ताहम इसने मालदीव के बहर हिंद के जजीरे के जुनूब में समुद्री सफर करने का इंतखाब किया। वो अगले साल तक खूबसूरत जजीरों में रहे, नारेलों पर घूमते रहे, कई बीवियां ले और एक बार फिर इस्लामी जज के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बतूता मालदीव में और भी ज्यादा ठहर सकता था, लेकिन उसके हुक्मरानों के साथ इख्तिलाफात के बाद इसने चीन का सफर दोबारा शुरू किया। श्रीलंका में एक स्टॉप ओवर करने के बाद वो जुनूब मशरकी एशिया के जरिए तिजारती जहाजों पर सवार हुआ। 1345 में पहली बार हिंदुस्तान छोड़ने के 4 साल बाद वो चीनी बंदरगाह क्वांजो पहुंचा। बतूता ने मंगोल चीन को इस सफर के लिए सबसे महफूज और बेहतरीन मुल्क करार दिया और उसकी कुदरती खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन इसने इसके बाशिंदों को काफिर भी करार दिया। नुमाइश में गैर मानूस रस्मों रिवाज से परेशान होकर
परहेजगार मुसाफिर मुल्क की मुस्लिम कम्युनिटीज के करीब फंस गया और उसने सिर्फ हांगझो जैसे शहर के मुबहम अकाउंट्स की पेशकश की, जिसे इसने रोए जमीन पर मैंने देखा सबसे बड़ा शहर कहा। मौरखीन अब भी इस बात पर बहस करते हैं कि वो कितना दूर चला गया, लेकिन इसने दावा किया कि वो बीजिंग तक शुमाल में घूमकर मशहूर ग्रैंड कैनाल से गुजरा। चीन ने बटविटा के सफर के इख्तिताम का आगाज किया। मालूम दुनिया के किनारे पर पहुंचने के बाद उसने आखिरकार मोड़कर मराकश का सफर किया। 1349 में वापस तानगीर पहुंचा। बतौताहा के दोनों वालिदैन इस वक्त तक फौत हो चुके थे, इसलिए वो स्पेन का सफर करने से पहले थोड़ी देर के लिए ही रहा। इसके बाद इसने सहारा के पार माली सल्तनत तक कई साल की सैर का आगाज किया, जहां इसने टिम्बुक्टू का दौरा किया। बतविटा ने अपनी मुहिम जुई के दौरान कभी भी जराइब नहीं रखे थे, लेकिन जब वो 1354 में मराकश वापस आए तो मुल्क के सुल्तान ने इसे सफरनामा मुरत्तब करने का हुक्म दिया। उसने अगला साल इब्न जोजी नामी मुसन्निफ को अपनी कहानी सुनाने में गुजारा। इसका नतीजा एक ज़बानी तारीख था जिसे ए गिफ्ट टू दोज हु कॉन्टेम्पलेट द वेंडेंस ऑफ सिटीज एंड मार्वल्स ऑफ ट्रेवलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे अब ट्रेवल्स कहा जाता है। अगरचे अपने ज़माने में ये किताब ख़ास तौर पर मकबूल नहीं थी, लेकिन अब ये किताब 14वीं सदी की इस्लामी दुनिया के सबसे ज़्यादा वशुद और वसी बयानात में से एक है। रहला की तकमील के बाद इब्न बतूता के अलावा बाकी सब तारीखी रिकॉर्ड से गायब हो गए। ख्याल किया जाता है कि इसने मराकश में जज के तौर पर काम किया था और 1368 के आसपास उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उनके बारे में बहुत कम मालूम है। ऐसा लगता है कि जिंदगी भर सड़क पर गुजारने के बाद अजीम आवारा आखिरकार एक जगह ठहरने पर राजी था।